नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त है। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी। सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं, ठीक है। तो आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहा है भाई? काजल जी, अभी उठे हो क्या आप? आपको लग रहा है कि अभी सुबह हुई है, तो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। तो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार, राधे राधे। आप लोग एकदम सभी बढ़िया हैं। तो चलिए भाई, अपने टॉपिक को आगे की तरफ लेकर चलते हैं और क्लास को कर देते हैं शुरू। सभी प्यारे साथियों को आवाज अच्छे से पहुंच रही होगी, कोई समस्या किसी तरीके की मेरे ख्याल से नहीं हो रही होगी। तो चलिए भाई, क्लास को कर दिया जाए अब शुरू, ठीक है। कमेंट्स भी मुझे अब आप लोगों के दिखने शुरू हो चुके हैं। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था कंकाल तंत्र, उसी में कुछ एक आध चीजें हम लोगों की रहती हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। कंकाल तंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। तो कंकाल तंत्र में मैंने कल आपको हाथ की हड्डियां, पैर की हड्डियां, ये सारी चीजें कल आपको मैंने पढ़ा दी थी। कलर विजिबल है? जल्दी से बताओ। मेरे ख्याल से दिख तो रहा है, पर फिर भी हम थोड़ा सा कलर कर लेते हैं चेंज, जिससे कि प्यारे बच्चों को चीजों को देखने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ये कलर दिख रहा है ना? चलो बताओ। तो ऐसा लग रहा है आज हम आसमान में बैठकर पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आज हम आसमान में पढ़ाई करेंगे भाई। तो आ जाओ प्यारे बच्चों, क्लास को कर दिया जाए शुरू। तो स्केलेटल सिस्टम की जब हम लोग बात करेंगे, कंकाल तंत्र की जब हम लोग बात करेंगे, तो इसमें मैंने आपको गिडल्स के बारे में और बताना है थोड़ा सा। तो अब हम मेखलाओं के बारे में और पढ़ेंगे, मेखला, ठीक है। गिडल के बारे में और मुझे आप लोगों को बताना है कि हमारे शरीर में कौन कौन सी गिडल्स होती हैं, कौन कौन सी हमारे शरीर के अंदर होती हैं मेखलाएं, ठीक है। चलो ब्लैक करूं बोर्ड? तुम लोग सारे के सारे ब्लैक में ही खुश लग रहे हो मुझे, तो भैया लो ब्लैक भी कर लेते हैं, कोई समस्या मेरे ख्याल से है नहीं। ब्लैक में भी अपना ही मजा है ठीक है, चलो आ जाओ। तो प्यारे बच्चे, गिडल जो होती है हमारे शरीर में दो होती है। कौन कौन सी? एक होती है श्रोणी मेखला, एक होती है अंश मेखला। तो भाई गिडल की बात चलेगी तो गिडल दो होती हैं। एक होती है पेक्टोरल गिडल। कौन सी गिडल भाई? पेक्टोरल गिडल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंश मेखला, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंश मेखला, ठीक है। और दूसरी होती है बेटा पैल्विक गिडल, दूसरी है पैल्विक गिडल, दूसरी है बेटा पैल्विक गिडल, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रोणी मेखला। तो मेखलाएं सबसे पहले होती क्या है ये बता दो मैडम, फिर उसके बाद बताना कि अंश मेखला, श्रोणी मेखला क्या होती है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर हमारे हाथ और पैर जुड़े हुए होते हैं। अगर मैं आपके हाथों की बात करती हूँ तो हमारे हाथ यहाँ कंधे में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ की जो मेखला है, यहाँ जो हड्डी आपको आपके हाथों से जोड़ रही है, ये है आपकी अंश मेखला। इसको कहते हैं अंश मेखला प्यारे बच्चे, ठीक है। चलो अब सही दिख रहा है, चलो तो तुम खुश होने चाहिए, सब कुछ तुम्हें अच्छे से दिखना चाहिए। आ जाओ। अब देखो, अगर आपको कभी भी पूछे अंश मेखला का और क्या नाम है, तो इसी को हम कंधे की मेखला भी कहते हैं भाई, इसी को हम कंधे की मेखला के नाम से भी जानते हैं। अंश मेखला का दूसरा नाम होता है कंधे की मेखला, शोल्डर गिडल, इसी को हम शोल्डर गिडल के नाम से भी जानते हैं। तो कभी भी आपको एग्जाम में पूछे कि कंधे की मेखला कौन सी मेखला है, तो आंसर लगाकर आना पेक्टोरल गिडल। अंश मेखला को ही कहते हैं कंधे की मेखला, ठीक है। चलो आगे बात करें तो आगे आप लोगों को याद रखना है कि आपकी ये जो पेक्टोरल गिडल होती है, ये कौन से अंग को जोड़ने का काम करती है? तो ये हाथों को जोड़ती है बेटा, हाथों को जोड़ने का इसका होता है कार्य, हाथों को जोड़ना, जॉइंट हैंड्स। कभी भी आपको पूछ ले कि हमारे जो हाथ होते हैं वो कौन सी मेखला से जुड़े हुए होते हैं, तो आप बताओगे हमारे हाथ पेक्टोरल गिडल से जुड़े हुए हैं। भाई कंधे यहाँ पे है, यहीं पर तुम्हारे हाथ जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इस वाली मेखला को कहते हैं हम लोग कंधे की मेखला या अंश मेखला, ठीक है। चलो आगे बात करी कि मैम पैल्विक गिडल क्या होती है, तो पैल्विक गिडल को हम हिप गिडल के नाम से भी जानते हैं, हिप गिडल के नाम से भी इसको जानते हैं, यानी इसको हम कूल्हे की मेखला कहते हैं, कूल्हे की मेखला।
तो प्यारे बच्चे जहां पर हम लोग बेल्ट बांधते हैं भाई, जब पैंट पहनते हैं तो बेल्ट बांधते हैं, वो वाला एरिया होता है कूल्हा। और कूल्हे की मेखला से जुड़े हुए होते हैं हमारे पैर। कई बार तुमने सुना होगा कि कोई बुजुर्ग होते हैं, वो फिसल कर गिर जाते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं, जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि इनका कूल्हा उतर गया, ऐसे करके बोल देते हैं कि कूल्हा उतर गया। कूल्हा उतरने का मतलब यही है कि इस वाली मेखला में जो पैर की हड्डी अच्छे से फंसी हुई थी, वो हड्डी निकल चुकी है वहां से, उसी को कहते हैं कूल्हा निकल जाना। तो कूल्हे की मेखला होती है आपकी पेल्विक गिर्डल, और पेल्विक गिर्डल से हमारे पैर जुड़े होते हैं, पैर जुड़े होते हैं बेटा। तो पेल्विक गिर्डल किसको जोड़ने का काम करती है? पैरों को जोड़ने का काम करती है, पैरों को जोड़ना। तो पेल्विक गिर्डल किसको जोड़ती है भाई? हमारे लेग जॉइंट होते हैं, इससे लेग जॉइंट करने का काम करती है जो पेल्विक गिर्डल होती है। अब मुझे बताओ, यहां से किसी बच्चे को किसी भी तरीके की कोई समस्या है, फिर हम आगे बात करेंगे भाई। बोर्ड पीडीएफ दिया करिए बेटा, आपको हैंड रिटेन पीडीएफ मिलती है, उसमें क्या दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो कोई बात नहीं, बोर्ड पीडीएफ भी दे देंगे आप लोगों को, ठीक है। चलो भाई आओ, तो ये दो मेखलाओं से प्रश्न आपको ऐसे आ सकते हैं कि कौन सी मेखला कंधे की मेखला है, बता देना पेक्टोरल यानी अंश मेखला। कौन सी मेखला कूल्हे की मेखला है, तो बता देना पेल्विक यानी श्रोणी मेखला। अब आपको पूछे कि दोनों मेखलाओं में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो दोनों मेखलाओं की बात करें तो दोनों मेखलाओं में 6 हड्डियां हैं। कैसे कैसे? 4 इसके अंदर होती हैं और 2 इसके अंदर होती हैं। तो बस इतना याद रखना कि 4 अंश मेखला के अंदर हड्डी होती है और 2 होती हैं श्रोणी मेखला के अंदर। यहाँ की हड्डी तो आपको नहीं पूछी जाती, लेकिन यहाँ की 2 हड्डियां आपको पूछ ली जाती हैं। तो अब मैं आपको आपकी अंश मेखला दिखाने वाली हूँ। चलिए आइए भाई, अब सभी प्यारे बच्चों को पेक्टोरल गिर्डल दिखा दी जाए। जो आप लोगों की पेक्टोरल गिर्डल होती है, ये कैसी दिखती है? तो पेक्टोरल गिर्डल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो पेक्टोरल गिर्डल प्यारे बच्चे आप लोगों की कंधे की मेखला है, जहां पर आप लोगों का कंधा जुड़ा हुआ होता है। अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ एक हड्डी, जिसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई ये है हमारे कंधे की हड्डी, ठीक है। चलो, तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे हम लोग और कंधे की मेखला को देखना करेंगे शुरू। तो आ जाओ, यहाँ पर देखो इस फोटो को आप लोग। इस फोटो को जब आप लोग देखोगे, इस फोटो में आपको नजर आ रहा है कि आपके जो कंधे होते हैं, जैसे कि मैं पेन से इंडिकेट करने वाली हूँ, देखो एक हड्डी तो तुम्हें यहाँ दिख रही है, ऐसे ऐसे ये दिखती है ना तुम्हें, हंसली सी। कोई लड़कियां पतली होती है तो उनके अंदर ये हड्डी आपको ऐसे दिखाई देती है गले के अंदर। तो एक तो ये है आपकी अंश मेखला की हड्डी। और प्यारे बच्चे, जब ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हो आप ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर कंधे पीछे की तरफ को हड्डी सी निकलती है, जो पतले लोग होते हैं उनमें तो ज्यादा ही दिखाई देती है। तो देखो जैसे कि ये दिख रही है आपको, ये वाली हड्डी, ये वाली हड्डी। तो ये दोनों हड्डी आपकी अंश मेखला से संबंधित होती है। ये दोनों की दोनों हड्डियां अंश मेखला से संबंधित हैं। तो अगर हम हमारी अंश मेखला की बात करते हैं, अंश मेखला की अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे पेक्टोरल गिर्डल की, अगर हम बात करेंगे पेक्टोरल गिर्डल की, तो हमारी जो पेक्टोरल गिर्डल है ना, इसके अंदर जो 2 हड्डियां हैं वो आपको याद करनी है बेटा। एक होती है क्लेविकल, एक है क्लेविकल, ठीक है। एक हड्डी है क्लेविकल, क्या बोलते हैं इसको? क्लेविकल के नाम से ही बोलते हैं, ठीक है। इसी हड्डी का एक और नाम है बेटा, क्लेविकल का। क्लेविकल का एक और नाम है, क्या नाम है? हाँ जी, क्लेविकल, बिल्कुल। तो ये जो आपकी ऐसे हड्डी जा रही है ना, ऐसे ऐसे गले में हंसली जैसी हड्डी जा रही है, तुमने देखा होगा जो पुराने जमाने में दादी होती हैं, दादी नानी, वो हंसली पहनती थी ऐसे गले में। तो ये जो हंसली है ना, इसी को कहते हैं हमारी गले की हंसली की हड्डी। तो हंसली की हड्डी ये बेसिकली, तो यही वाली हड्डी आती है आपकी अंश मेखला में, और इस हड्डी का नाम होता है क्लेविकल। इसी हड्डी को हम लोग कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं, कॉलर बोन। इसी को हम कॉलर बोन भी कहते हैं भाई, इसी को हम कॉलर हड्डी भी कहते हैं। अब कई बार आप लोगों ने सुना होगा, भाई सुना क्या है आपको पता है, जब हम शर्ट पहनते हैं तो शर्ट के कॉलर कहाँ आते हैं? यहीं आते हैं। तो इसीलिए इस हड्डी को हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, क्योंकि कॉलर के तरह ही यहीं पर होती है ये हड्डी, ठीक है। चलो, अब एक नाम और है इस हड्डी का, एक नाम और है भाई इस हड्डी का। इसी हड्डी को हम लोग
इसी हड्डी का एक और नाम है। तो 3 नाम है देखो, एक तो हो गया कैल्विकल, एक हो गया कॉलर बोन, एक और नाम है इसी हड्डी को बोलते हैं ब्यूटी बोन। तो प्यारे बच्चों यही है तुम्हारी ब्यूटी बोन। तो कभी भी पूछे कि ब्यूटी बोन किसको कहा जाता है तो आप लोग बताकर चलोगे कि ब्यूटी बोन कहते हैं हम लोग इसी को, कैल्विकल को, सौंदर्य हड्डी, इसी को बोलते हैं सौंदर्य हड्डी। तो भाई सुंदर बनाने वाली हड्डी यही है हमारे शरीर के अंदर। तो 3 नाम है एक ही हड्डी के, इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक भाई, हाँ अंश मेखला में तो 4 बोन बताई, अभी समझो चीजों को समझो, 4 ही बताऊंगी अभी। तो ये जो कैल्विकल है ये कितनी होती है बेटा, ये 2 होती है, 2। ठीक है, तो 2 तो कैल्विकल हो गई। और आ जाओ दूसरी हड्डी है स्कैप्यूला, दूसरी हड्डी पाई जाती है स्कैप्यूला। तो आपकी अंश मेखला में जो दूसरी हड्डी है वो है स्कैप्यूला। क्या है बेटा, स्कैप्यूला। 2 इनकी संख्या होती है, तो 2 ये है और 2 ये है, टोटल अंश मेखला में कितनी हड्डी हो गई, 4 हो गई। आ गई ना बात समझ में। तो 2 होती है कैल्विकल की संख्या, 2 होती है स्कैप्यूला की संख्या, तो टोटल अंश मेखला में 4 हड्डी हो जाती है। ठीक है, ये स्कैप्यूला कैसी हड्डी है, ये स्कैप्यूला ऐसी सी हड्डी है देखो जो यहाँ निकलती है पीछे, जो कई बार सूखड़ी से इंसान होते हैं, पतले से दुबले पतले, जब वो ऐसे नहाने को निकलते हैं तो हम देखकर हंसते हैं, वो पहलवान कहाँ जा रहा है। तो भैया ये हड्डियां उनकी ऐसे एक एक करके दिखाई देती हैं, तो यही होती है स्कैप्यूला। तो स्कैप्यूला से बेसिक कोई प्रश्न नहीं बनता, ऐसे बन सकता है कि स्कैप्यूला कहाँ की हड्डी है, तो आप बताना स्कैप्यूला अंश मेखला की हड्डी है। ठीक है, लेकिन कैल्विकल के ये नाम आपको याद रखने हैं, ये पूछे जाते हैं। तो कैल्विकल को ही कॉलर बोन कहते हैं और कैल्विकल को ही ब्यूटी बोन कहते हैं, सौंदर्य हड्डी। ठीक है, समझ में आ गई भाई बातें, ठीक है, समझ में आई बातें या नहीं, जल्दी से बताओ। एक बच्चा बोल रहा है कि मैम आपने उल्टा उल्टा कर दिया। नहीं प्यारे बच्चे, बिल्कुल ये बात सही है। आपको कभी भी किसी भी एनसीईआरटी की बुक में देखना, देखो कई बार होता क्या है कि इधर 2 हड्डियां लिखी हुई होती हैं। 2 हड्डियां क्यों लिखी हुई होती हैं, क्योंकि 2 ही हड्डियां हैं अगर वास्तव में देखोगे तो, कैल्विकल है और स्कैप्यूला है, हड्डी 2 ही है, लेकिन इनकी कुल संख्या कितनी है ये आपको पूछे तो भैया कुल संख्या है 2 और 2 4। तो इसीलिए नई एनसीईआरटी की बुक जो बनी है, जब पेपर में आपको नई एनसीईआरटी से प्रश्न बनेगा तो वहां पर जब भी आपको पूछे कि अंश मेखला में कुल कितनी हड्डी होती है, तो कुल हड्डियां आप लोग 4 ही बताकर चलोगे। समझ में आ गई बात, कुल हड्डियां टोटल बोन आप 4 ही बताकर चलोगे। ठीक है, तो अंश मेखला में है तो वैसे 2 ही हड्डी, लेकिन इन दोनों हड्डियों की कुल संख्या कितनी है तो बताना 4। जैसे हमने कान में पढ़ी थी, कान में भैया है तो 3 ही हड्डी, लेकिन दोनों कानों को मिलाकर अगर देखोगे तो 6 हड्डियां बैठ जाती हैं। समझ में आ गई ना बात। चलो तो अब आ जाओ आगे बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई यहां से कंकाल तंत्र से आपको इतनी चीजें थी जो पढ़नी थी। कंकाल तंत्र हो गया खत्म, हड्डियां आपकी खूब तोड़ ली, खूब जोड़ ली, अब आगे की तरफ बढ़ लिया जाए। तो अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ प्यारे बच्चे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है नहीं मैम स्टार्ट से समझाओ। स्टार्टिंग से कैसे समझाऊं बेटा, ये टॉपिक हमने कल कर लिया था, तो कल वहां हमारी आधी चीजें हो गई थी, ये वाली चीजें, ये वाला सेक्शन बचा हुआ था, इसको हमने आज कर लिया। तो आप एक बार पिछली कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए बेटा बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो भाई बायोलॉजी के अंदर अब तक हमने कितने टॉपिक कर लिए, हमने कर लिया प्यारे बच्चे बायोलॉजी की बेसिक क्लास, हमने कर लिया कंकाल तंत्र। ठीक है, और अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सर्कुलेटरी सिस्टम की, यानी कि परिसंचरण तंत्र की। तो भाई यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं हमारे दिल के बारे में। दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी, बहुत गाने तुमने दिल पर सुने हैं। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, तो ना तो भैया दिल पागल है ना ही दिल दीवाना है। ठीक है, समझ में आई बातें। तो दिल जो है आपके शरीर में खून को एक जगह से दूसरी जगह पंप कर रहा है, बेचारे दिल का सिर्फ इतना सा काम है। ठीक है, दिल देना खेल है दिलदार का, ना भैया किसी को अपना दिल मत देना, ना किसी का दिल लेना।
अपना दिल अपने पास रखो, उसी को स्वस्थ रखो, अच्छा अच्छा खाओ, कोलेस्ट्रॉल मत बढ़ने दो, तो दिल बेचारा खूब बढ़िया से काम करेगा आपके शरीर में। तो आ जाओ भाई, दिल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि रुधिर या परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है। जब हम परिसंचरण तंत्र को पढ़ते हैं, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, तो कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जब भी हम परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जब भी हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जब भी हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हमने प्यारे बच्चे ब्लड टॉपिक भी कर लिया है ना, हाँ, तो तीसरा टॉपिक है हम लोगों का ये बायोलॉजी का। तो परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आप लोग कहेंगे एंजियोलॉजी। क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी। एक नया सा वर्ड आपको सुनने को मिल रहा है आज, एंजियोलॉजी। तो परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है एंजियोलॉजी। ये प्रश्न आपको आ सकता है। तो एंजियोलॉजी किसका अध्ययन है भाई, आपके परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को कहते हैं एंजियोलॉजी। और मैम परिसंचरण तंत्र में क्या पढ़ते हैं, तो इसमें आपका दिल, आपका खून और आपकी धमनी और शिराओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में मैम मुख्य किस चीज से मिलकर बना है, कौन सा मुख्य अंग है परिसंचरण तंत्र का, तो बेटा इसका मुख्य अंग दिल है। तो ये बातें अभी हम आगे करेंगे। फिलहाल आपको मैंने पहला पॉइंट बताया कि परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे एंजियोलॉजी कहते हैं। आ जाओ भाई दूसरा पॉइंट, आपको पूछेगा कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी, डिस्कवरी किसने करी। एक बच्चे का ये डाउट कल भी था। तो बेटा ये जो परिसंचरण तंत्र है इसकी खोज करी थी विलियम हार्वे ने। किसने भाई, विलियम हार्वे, ये साइंटिस्ट का नाम है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने 1628 में सबसे पहले रुधिर परिसंचरण तंत्र को खोजा था। तो विलियम हार्वे जी ने क्या किया था, विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करी थी। बेटा समझ में आ गई बात, ठीक है भाई। ज्योग्राफी की क्लास का क्या हुआ मैम, बेटा ज्योग्राफी की क्लास हुई नहीं थी क्या आज आपकी, मुझे इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है मैडम की तबीयत खराब हो आज, इसीलिए मैम की क्लास नहीं हुई होगी, ठीक है। मेरी इस बारे में भी थोड़ी मैम से बात हुई नहीं है बेटा आज, ठीक भाई, समझ में आई बातें। चलो चलो चलो, शीशे का दिल है, दिल शीशे का नहीं है, दिल है तुम्हारा मांसपेशियों का, मस्क्यूलर ऑर्गन है तुम्हारा दिल। तो भाई विलियम हार्वे ने 1628 में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करी थी। अब आपको एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि मैम जो परिसंचरण तंत्र है ये कितने प्रकार का होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का होता है, विलियम हार्वे जी ने कितने प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम खोजे थे। तो परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है बेटा। आ जाइए, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हेडिंग डालेंगे अब हम टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बड़ा ही अच्छा टॉपिक है बेटा, आपको इससे बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी कि आपका दिल क्या क्या काम करता है। तो अब हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र के प्रकार, कि परिसंचरण तंत्र कैसे कैसे काम करता है, परिसंचरण तंत्र के प्रकार। तो भाई इस संसार में जितने भी ऐसे जंतु आप देखते हो जिनके अंदर होता है क्या, जिनके अंदर होता है दिल, दिल दिल, ठीक है। तो दिल, गाना याद आ गया मुझे, दीवाना दीवाना है ये दिल। तो प्यारे बच्चों जो हमारे पास दिल होता है ना, या इस संसार में जितने भी ऐसे जंतु हैं जिनके पास दिल होता है, इस दिल को मिलाकर 2 तरीके के परिसंचरण तंत्र बनते हैं। यानी संसार में सारे के सारे जंतुओं में 2 प्रकार के परिसंचरण तंत्र आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं बात कहूं कि मैम आप जंतुओं में क्यों कह रही हो, आप जीवों में क्यों नहीं कह रही हो, तो जीवों में तो भैया पेड़ पौधे भी आते हैं, पेड़ पौधों में कोई दिल होता है क्या, नहीं, दिल तो केवल आपको जंतुओं में मिलेगा। जैसे मछली हो गई, कछुआ हो गया, मेंढक हो गया, सांप हो गया, बिच्छू हो गया, कॉकरोच हो गया, हम इंसान हो गए, ठीक है। तो हम सबके अंदर होता है दिल, कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े सबके अंदर दिल है। तो इस संसार में जितने भी जंतु हैं उनके अंदर 2 तरीके का परिसंचरण तंत्र होता है। एक है प्यारे बच्चे खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम,
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसकी क्या खास बातें हैं, और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र। तो कितनी मजे की बात आपको सुनने को मिली कि भाई परिसंचरण तंत्र भी दो तरीके के होते हैं, खुला और बंद। तो अपने अंदर जिज्ञासा जगाओ कि खुला कैसा होता है और बंद कैसा होता है। चलिए मैडम जी से पूछते हैं कि कैसा होता है खुला परिसंचरण तंत्र और कैसा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। तो प्यारे बच्चे, जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है ना, इसमें रुधिर कोटरों से होकर बहता है। कोटर, कोटर मतलब गड्ढे, तो पहले लिख लो। तो यहाँ पर क्या होगा, रुधिर कोटरों से होकर बहता है। रुधिर कोटरों से होकर बहता है। तो यहाँ पर आप बताओगे कि रुधिर कोटरों से होकर बहता है। तो जब भी रुधिर बहेगा तो वो कोटरों से होकर बहेगा। कोटर क्या होते हैं मैडम जी? कोटर होते हैं गड्ढे, छोटे छोटे गड्ढे, अभी दिखाऊंगी। सीलोमिक कैविटी, इसको ना कोटरों को हम सीलोमिक कैविटी बोलते हैं। तो भाई रुधिर सीलोमिक कैविटी से होकर बहता है। मैम ये कैसी कैविटी है सीलोमिक कैविटी? तो चलिए मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मान लो ये इस तरीके से ऐसे ऐसे गड्ढे से बने रहते हैं, ऐसे ऐसे, ये इनके अंदर खून भरा रहता है। इन गड्ढों जैसी संरचनाओं में खून भरा रहता है। ये भरे हुए भाई खून, ठीक है, ये भरा हुआ, फिर ऐसे ऐसे आगे को पहुंचता है, फिर आगे को भर जाता है ऐसे आकर, फिर ऐसे ऐसे आगे को खून पहुंचता है। ये गड्ढे से लग रहे हैं ना, फिर ऐसे ऐसे, फिर यहाँ भर जाता है आकर। इस तरीके से जो रुधिर होता है वो कोटरों में भरा हुआ होता है। तो जब भी ऐसा परिसंचरण तंत्र देखने को मिले तो वो होगा खुला परिसंचरण तंत्र। और मैम बंद में क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, बंद परिसंचरण में रुधिर जो होता है वो धमनी और शिराओं से होकर बहता है ना। जंतु और जीव में अंतर क्या है बेटा? जीव में तो सब आ जाते हैं, जीव में तो आपके पेड़ पौधे भी आ जाएंगे और जंतु भी आ जाएंगे, लेकिन जंतुओं में केवल जंतु आते हैं। जंतुओं में केवल जंतु आएंगे, पौधे नहीं आएंगे। ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है जी हमें इग्नोर कर रही हो। अरे भैया, हमारी इतनी हिम्मत तुम्हें इग्नोर कर दे? ठीक है, डेफिनेशन भी लिखवाया करिए मैम। बेटा लिखवा तो रखिए, रुधिर कोटरों से होकर बहता है, यही तो डेफिनेशन है। आपको डेफिनेशन नहीं आएगी? प्यारे बच्चे, जब हम कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं ना, तो मेन खास बात क्या होती है, जब आपने 12th करी थी वहां आपको डेफिनेशंस याद करनी थी, डेफिनेशन लिखनी थी। लेकिन जब आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो स्मार्ट वे में आपको पढ़ना है, शॉर्ट तरीके से नोट्स बनाने हैं। फिर तो जो मेन पॉइंट है वो मैं बिल्कुल आपको लिखवा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है तो लिखेंगे रुधिर, रुधिर वाहिकाओं से होकर बहता है। रुधिर, रुधिर वाहिकाओं से होकर बहता है। वाहिकाओं, रुधिर, रुधिर वाहिकाओं से होकर बहता है। ठीक है, तो रुधिर कैसे बहता है भाई? रुधिर, रुधिर वाहिकाओं से होकर बहता है, यानी कि ब्लड फ्लो बाय ब्लड वेसल्स। अभी लिख लो फिर समझाती हूँ। तो लिखो इंग्लिश में, ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो बाय ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड फ्लो बाय ब्लड वेसल्स, रुधिर, रुधिर वाहिकाओं से होकर बहता है। मैम रुधिर वाहिकाएं क्या होती हैं? प्यारे बच्चे, आपने नाम सुना है धमनी का, शिरा का, तो ये होती है रुधिर वाहिकाएं। यानी कि कुछ जंतु ऐसे हैं जिनके शरीर में छोटी छोटी ट्यूब है, ऐसे छोटी छोटी ट्यूब बनी हुई है, ऐसे ऐसे, ये है छोटी छोटी ट्यूब प्यारे बच्चे। इन छोटी छोटी ट्यूब को हम धमनी और शिरा कहते हैं। तो खून इन्हीं के अंदर बंद होता है, खून इन्हीं के अंदर बंद होकर बहता है, जैसे हमारे शरीर में होता है। अगर तुम अपने शरीर में देखो तो ये नसें सी दिख रही है ना बेटा, इन्हीं के अंदर है खून, इन्हीं के अंदर खून होकर बहता है। तो जब खून नलिकाओं के अंदर से होकर बहे, बंद है नलिकाएं, तो इसी को कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, इसी को कहा जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बात समझ में आई? यहाँ पर नलिका जैसी कोई संरचना नहीं है, यहाँ पर शरीर में छोटे छोटे गड्ढे बने हुए हैं, उन्हीं में खून बह रहा है जाकर, तो खुला परिसंचरण तंत्र है। और यहाँ पर शरीर के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं हैं, उनसे होकर खून बह रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर?
तो ये है खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। एक बच्चा बोल रहा है मैम कार्टिलेज रह गया। बेटा कार्टिलेज से कोई प्रश्न नहीं बनेगा, कार्टिलेज से कोई प्रश्न नहीं बनेगा। बस कार्टिलेज के मैंने आपको बता दिए कि आपकी नाक, आपके कान, ये सब कार्टिलेज के बने होते हैं। तो कार्टिलेज से बेसिक कोई प्रश्न नहीं बनेगा। स्केलेटल सिस्टम में आपको वही पढ़नी है जितनी हड्डियां पढ़ाई है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे तो आपको पढ़ना है कि मैम किसके अंदर होता है खुला परिसंचरण तंत्र और किसके अंदर होता है बंद परिसंचरण तंत्र। तो जब भी हम लोग बात करेंगे खुले परिसंचरण तंत्र की, तो ये आपको बेसिकली कीटों में देखने को मिलता है। इंसेक्ट एग्जाम्पल की बात करो तो कीट जो होते हैं बेसिकली इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं, या तो उनमें देखने को मिलेगा ये आपको, या कुछ जंतु वर्ग होते हैं जैसे कि आप लोगों को याद रहा होगा जैसे ऑर्थ्रोपोडा में ही आते हैं कीट। तो कीट तो मैंने लिखवाई दिया आप लोगों को, कीट हो गए और प्यारे बच्चे प्लेटी हेलमिंथीज हो गए, इस तरीके से। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथीज। तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है, आप लोगों को याद रखना है इंसेक्ट। कीट ज्यादा आता है एसएससी जीडी के अंदर, तो इतना डीपली वहां नहीं पूछेगा, आपको याद रखना है इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं इनमें होता है खुला परिसंचरण तंत्र। जबकि अगर हम बात करते हैं कि मैम बंद किस में होता है, तो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र के एग्जाम्पल तो आप बताओगे केंचुआ। ठीक है, केंचुआ जो होता है बेटा, अर्थवोम, अर्थवोम केंचुए में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। केंचुआ हो गया, ठीक। स्तनधारी हो गए बेटा, सारे के सारे स्तनधारी मैमल्स, जैसे कि हम लोग मैमल्स में आते हैं। गाय, भैंस, गधा, घोड़ा सब मैमल्स में आते हैं। स्तनधारी वो होते हैं बेटा जो अपने बच्चों के लिए दूध का निर्माण करते हैं, जिनके पास स्तन ग्रंथियां होती हैं। तो आपको पता है जो भी ऐसे जंतु हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो आते हैं स्तनधारी के अंदर, जैसे गाय, बकरी, ठीक है, हिरन, ये सब। आओ आगे बात करते हैं, चूहे वगैरह भी। अब आओ, अब आगे बात करेंगे और एग्जाम्पल बताओ मैडम, तो पक्षी वगैरह, पक्षी भी होते हैं, बर्ड्स, इनके अंदर भी पाया जाता है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपको बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में याद रखने हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? हाँ जी, केंचुए में दिल होता है, ठीक है, और केंचुए में एक दिल नहीं, केंचुए में 5 से 8 दिल होते हैं। एक दिल की तो बात ही छोड़ो भैया। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आगे बात कर रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब बात करते हैं हमारे परिसंचरण तंत्र की। अब बात करेंगे जो हमारा परिसंचरण तंत्र है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर हम हमारे परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं मानव के सर्कुलेटरी सिस्टम की, अगर आप हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करोगे तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें हम पढ़ेंगे 3 चीजों के बारे में। तो भाई आ जाओ, एक एक करके अब हमारी चर्चा जो है वो हो गई है शुरू। तो प्यारे बच्चे, हमारे परिसंचरण तंत्र में हम पढ़ते हैं दिल के बारे में। दिल क्यों लिख रहे हो तुम? हृदय लिखो ना, साइंस की भाषा में तुम लिखो हृदय, हार्ट। तो हम लोग पढ़ेंगे हमारे हार्ट के बारे में। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं रुधिर वाहिकाओं के बारे में। रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं कौन कौन सी हैं? जैसे धमनी और शिराएं, ये इनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो भाई अब बताऊंगी तुम्हें इनके बारे में मैं, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तीसरा हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में, और ब्लड हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, रुधिर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो रुधिर तो हमें अब पढ़ना नहीं है, रुधिर तो हमने पहले ही पढ़ लिया। अब हमारे पास 2 चीजें हैं पढ़ने के लिए, एक तो हम पढ़ेंगे दिल के बारे में, एक हम पढ़ेंगे रुधिर वाहिकाओं के बारे में। दिल के बारे में जब समझ में आएगा, पहले रुधिर वाहिकाओं को समझ लो अच्छे से। तो आओ भाई हेडिंग डालो ब्लड वेसल्स, आओ भाई हेडिंग डालो ब्लड वेसल्स। ठीक है, चले आगे भाई। हड्डी से जुड़ने पर क्या होता है? एक बच्चा पता नहीं क्या कमेंट कर रहा है। बेटा जो हड्डी से जुड़ने पर जो आप जॉइंट्स की बात कर रहे हो ना, वो जब मैं आपको मस्कुलर सिस्टम पढ़ाऊंगी ना, पेशी तंत्र, वहां आपको साथ में जॉइंट्स भी पढ़ाऊंगी। तो वो जॉइंट्स वाली बात हम करेंगे पेशी तंत्र के अंदर, मस्कुलर सिस्टम के अंदर। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तब तो ये 5 से 6 केंचुए को आराम से पटा सकता है जो केंचुआ होता है। अब मुझे बताएं, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? फिर मैं चल रही हूँ आगे की तरफ बेटा।
ठीक है। मैंस भी क्यों मैमल्स में आते हैं बेटा? जो मैंस हैं वो भी मैमल्स की ही कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि हम इंसानों की जो प्रजाति है वो स्तनधारी की कैटेगरी में ही रखी गई है। ठीक, अब मुझे जल्दी से बताओ सारे के सारे बच्चे, जल्दी से बताओ, कार्डियोलॉजी होता है बेटा दिल का अध्ययन। अभी दिल के बारे में जब पढ़ेंगे तो बताऊंगी सारी चीजें। जल्दी से सारे बच्चे थम्स अप करो अगर सारी चीजें क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। फिर हेडिंग डाल लो रुधिर वाहिकाएं, फिर हेडिंग डाल लो रुधिर वाहिकाएं सारे के सारे बालक, जल्दी से। वो एक बच्चे का डाउट है, ये टेलीग्राम में भी था कि उंगली चटकने पर आवाज क्यों आती है। बेटा जो हमारी उंगलियों के बीच में जो जॉइंट होते हैं ना, इनमें एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, साइनोवल फ्लूइड। तो वो जब हम हड्डियों को चटकाते हैं तो वो हड्डी खिसकती है और बुलबुले बनते हैं उसके अंदर, साइनोवल फ्लूइड के अंदर। तो बुलबुले बनेंगे तो हमारी हड्डियों के अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है, जिससे हड्डियां कड़क कड़क की आवाज करती हैं। ये कारण होता है हड्डियों के चटकने का। ठीक 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 ठीक। जो भी बच्चे लाल 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 इमोजीज, गुस्से वाली टमाटर वाली इमोजीज लिख रहे हैं, मेरा प्यारे बच्चों अपना डाउट बताओ क्या है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां से सिर्फ इतना याद रखना कि भाई रुधिर परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1665 में करी थी। ये प्रश्न बन सकता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का है? तो भैया 2 प्रकार का, खुला और बंद। खुला कैसा होता है? खुले में रुधिर कोटरों से होकर बहता है और बंद में रुधिर रुधिर वाहिकाओं से होकर बहता है। खुले का एग्जाम्पल कीट है, इंसेक्ट है, जबकि बंद का एग्जाम्पल आप ये बता सकते हो। आ जाओ अब बात करते हैं कि मैम परिसंचरण तंत्र में हमारे बारे में जब बात होगी तो हमारा दिल पढ़ाया जाएगा, रुधिर वाहिकाएं पढ़ाई जाएंगी और खून। खून हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अब हमारे पास 2 चीजें बची पढ़ने के लिए। आ जाओ पहले रुधिर वाहिकाओं को पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं पढ़ेंगे पहले। पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स के बारे में आपको पहले पढ़ाऊंगी, क्योंकि जब तक इनको नहीं समझोगे तब तक दिल समझ नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चे रुधिर वाहिकाएं हमारे पास 3 तरीके की होती हैं। कितने प्रकार की रुधिर वाहिकाएं आपके शरीर में? 3 है। हाँ जी बेटा 3 होती हैं। कौन कौन सी? एक है धमनी, नाम सभी ने सुन रखा है, धमनी, जिसको हम आर्टरीज के नाम से जानते हैं, जिसको हम आर्टरी बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरी होती है बेटा वेन्स, वेन्स जिनको हम शिरा के नाम से जानते हैं, शिराएं। ठीक है, इनका भी नाम आपने सुन रखा है, शिराएं। और तीसरी जो होती हैं ये होती है केशिका। तीसरी है प्यारे बच्चे केशिकाएं, तीसरी होती है केशिकाएं। इनको बोलते हैं कैपिलरीज, इनको कहा जाता है कैपिलरीज। तो प्यारे बच्चों हमारे पास 3 तरीके की रुधिर कोशिकाएं हैं, धमनी, शिराएं और कैपिलरीज। बेटा कैपिलरी को हिंदी में केशिका बोलते हैं, कोशिका नहीं केशिका बोलते हैं। ठीक है, केशिका, समझ में आई बात? केशिका बोलते हैं बेटा। केशिका अलग है, कोशिका अलग है, कभी मिक्स कर दो दोनों को। ठीक, चलो बाद में एक बार रिपीट कर दूंगी, आ जाओ अब सुन लो। बाद में 5 मिनट में मैं आपका डाउट लूंगी, अभी पहले समझ लो चीजों को। ठीक है, देखो धमनी क्या होती है बेटा, शिराएं क्या होती हैं बेटा, पहले इन दोनों को क्लियर कर लेते हैं, फिर केशिकाओं को क्लियर करेंगे। तो आ जाओ, एक तरफ हेडिंग दो धमनी की, एक तरफ हेडिंग दो शिराओं की। बड़े अच्छे से पढ़ लेना, आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके धमनी और शिरा को लेकर, फिर बाद में इनकी फोटो भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो आर्टरी और वेन को लेकर आपके आज सारे डाउट क्लियर कर दूंगी मैं, शिरा जिसको हम बोलते हैं वेन। तो भाई आ जाओ, सबसे पहला पॉइंट कि मैम शिराएं जो होती हैं इनका क्या काम है और धमनियों का क्या काम है। तो सबसे पहले धमनी के काम की बात करते हैं। तो बेटा जो धमनियां है ना, ये आपके दिल से खून को उठाकर लाती हैं और आपके शरीर के दूसरे अंगों तक खून को पहुंचा कर आती हैं। तो अगर हम धमनियों की बात करें तो धमनियां हृदय से खून जो होता है, हृदय से खून को कहाँ तक पहुंचाती है? अंगों तक पहुंचाती है बेटा, अंगों तक पहुंचाना। ठीक है, तो प्यारे बच्चे कभी भी एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि इनमें से धमनियों का क्या काम है, तो आप बताओगे धमनियां हृदय से खून को अंगों तक पहुंचाती हैं। मान लीजिए ये तुम्हारा दिल है, मान लो ये तुम्हारा दिल है। ठीक है, अब दिल में भरा हुआ है खून, ये भर रहा है खून। तो आपके दिल के अंदर जो खून है ना, इस खून को जो धमनियां है, इस खून को धमनियां ही
धीरे धीरे इस खून को दिल के पास से ले जाकर आपके अंगों तक छोड़कर आती हैं। तो धमनियों का काम होता है दिल से खून को ले जाकर आपके शरीर के अंगों तक पहुंचाकर आना, आपके शरीर के ऑर्गन तक पहुंचाकर आना। तो दिल से खून को अंगों तक पहुंचाने का काम किसका होता है? धमनियों का होता है। ये काम कौन करती है भाई? ये काम हमारी धमनी करती है, आर्टरी करती है। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, आओ आगे बात करते हैं। तो धमनियों का काम क्या होता है? ये हार्ट से रुधिर को उठाती हैं और प्यारे बच्चे ऑर्गन तक पहुंचा कर आती हैं। बात क्लियर हो गई? चलो मैम शिराएं क्या करती हैं? तो शिराएं अंगों से खून को उठाकर वापस दिल तक लेकर जाती हैं। शिराएं उल्टा कर रही हैं, तो शिराओं का क्या काम होता है? अंगों से रुधिर को उठाएंगी बेटा, अंगों से रुधिर को उठाएंगी और कहाँ तक लेकर जाएंगी? हृदय तक ले जाती हैं। तो ये उल्टा करती हैं, ये खून को अंगों से उठाकर हृदय तक ले जाती हैं। समझ में आ गई बात? तो शिराएं इसका उल्टा कर देती हैं धमनियों का। धमनियां अंगों तक खून को छोड़ के आई थी, शिराएं वापस उस खून को उठाकर हृदय तक लेकर आ जाती हैं। तो जैसे कि मानो ये आप लोगों का दिल था और ये आप लोगों के अंग थे, तो अंगों से वापस खून को लाकर देने, वापस हृदय को लाकर देने का काम कौन करती हैं? ये काम करती हैं शिराएं। तो ये जो खून अंगों के पास था, अंगों ने इस खून को गंदा कर दिया, अंगों ने इस खून से ऑक्सीजन निकाल ली, खून गंदा हो गया। तो इस गंदे खून को शिराएं वापस अंगों से हृदय को पहुंचा कर आती हैं। तो एक तो हृदय से खून अंगों तक ले जा रही है और एक अंगों से खून वापस हृदय तक लेकर आ रही है। तो कौन अंगों से खून को हृदय तक ला रही है? ऐसे प्रश्न आ जाए तो प्यारे बच्चे अंगों से खून को हृदय तक लेकर आने का काम कर रही हैं शिराएं। और धमनियां क्या कर रही हैं? धमनियां हृदय से खून को अंगों तक लेकर जा रही हैं। बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर? आपको क्लियर हुई है ये सारी चीजें? हाँ चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट कि मैम जो धमनियां होती हैं इनमें कैसा खून होता है? तो धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है। धमनी में शुद्ध रुधिर होता है बेटा, धमनी में शुद्ध रुधिर होता है। धमनियों में कैसा खून होता है? शुद्ध रुधिर होता है। तो प्योर ब्लड होता है भाई धमनियों के अंदर, प्योर ब्लड। धमनियां हमेशा शुद्ध खून से भरी रहती हैं। शुद्ध खून कैसा खून होता है मैडम? ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होती है। अब तुम्हें ये CO2 सा ना लगे इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है वो होता है शुद्ध रुधिर। उसको हम ऑक्सीजनेटेड खून भी कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। तो धमनियों में कैसा खून होता है? शुद्ध रुधिर। मैम शिराओं में कैसा खून होता है? तो शिराओं में अशुद्ध रुधिर होता है। तो लिखना शिराओं में अशुद्ध रुधिर होता है, अशुद्ध रुधिर होता है। ठीक है, शिराओं में अशुद्ध रुधिर होता है। तो शिराओं में क्या होता है? अशुद्ध रुधिर होता है, इम्प्योर ब्लड। तो जो शिराएं होती हैं इनके अंदर कैसा ब्लड होता है भाई? गंदा खून। तो कभी भी पूछे कि कौन सी रुधिर वाहिकाओं में शुद्ध रुधिर होता है तो आंसर लगाना धमनियां। कौन सी रुधिर वाहिकाओं में गंदा खून होता है तो आंसर लगाना शिराएं। है ना भाई? समझ में आ रही है ना बातें? हाँ बहुत बढ़िया। चलो चलो, जियो की क्लास सफरिंग हो रही है मैम। बेटा समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो? जियो की क्लास, ज्योग्राफी की क्लास आपकी चल रही है क्या? बीच में से कट गया तो हो सकता है बेटा कोई इंटरनेट एरर आया हो या फिर कोई लाइट का इशू रहा हो, इसलिए जो क्लास थी वो कट गई। ठीक है, चलो। कैचवे में 4 दिल होते हैं। हाँ बेटा, कैचवे के अंदर आपको 5 से 8 दिल देखने को मिलते हैं। ठीक है, 4 नहीं 5 से 8 दिल देखने को मिलते हैं। आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैम ये जो हमारी धमनियां होती हैं इनमें शुद्ध रुधिर आपने बताया, धमनियों में शुद्ध रुधिर है। तो क्या शरीर की सारी धमनियों में शुद्ध रुधिर है? तो मैं कहूंगी बेटा एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रुधिर है। तुम पूछोगे मैम कौन सी धमनी है वो, जल्दी से बताओ। तो मैं कहूंगी बेटा जब भी एग्जाम में प्रश्न आए कि आपके शरीर में वो कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर होता है तो नाम बताना पुलमेनरी धमनी। तो एक चीज आप लोग नोट कर कर लिखेंगे कि फुफ्फुसीय धमनी, उसका नाम है बेटा फुफ्फुसीय धमनी।
फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रुधिर होता है। फुफ्फुसीय धमनी में कैसा रुधिर होता है? अशुद्ध रुधिर। तो भैया एक धमनी ऐसी भी है जिसमें अशुद्ध रुधिर होता है। पेपर में यही प्रश्न बनकर आएगा आप लोगों को कि हमारे शरीर की कौन सी धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रुधिर होता है। तो सारी धमनियों में शुद्ध रुधिर है बजाय एक के, प्यारे बालक, बजाय एक के। तो एक धमनी आपके शरीर की ऐसी है जिसमें अशुद्ध रुधिर है और उसका नाम है पुल्मेनरी धमनी। तो लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पुल्मेनरी, पुल्मेनरी वे आर्टरी। तो पुल्मेनरी आर्टरी जो होती है इसमें होता है बेटा इम्प्योर ब्लड। तो इसको बड़े ध्यान से आप लोग पढ़कर आओगे पेपर के लिए। तो पेपर में आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें गंदा खून होता है, अशुद्ध रुधिर। तो बात बताकर जाना, फुफ्फुसीय धमनी में होता है अशुद्ध रुधिर। बाकी फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर आपके शरीर की जितनी धमनियां हैं सबकी सब में शुद्ध रुधिर होता है। ठीक है, मैसेज बेटा सबके आ रहे हैं मेरे पास और धड़ाधड़ आ रहे हैं और ऐसे आ रहे हैं कि चलते ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। ठीक है, पीडीएफ कैसे निकलेगा मैम? बेटा प्रिंट निकलवा सकते हो डाउनलोड करके पीडीएफ। ठीक है, प्रिंट निकलवा सकते हो। मैम धमनी में ब्लड ब्लू होता है। धमनी के अंदर जो आपका ब्लड है वो प्योर ब्लड की कैटेगरी में आता है बेटा, यानी कि शुद्ध ब्लड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलो अब आज आगे बात करते हैं कि मैम आपने बताया शिराओं में होता है शुद्ध रुधिर, तो क्या हमारे शरीर की सारी शिराओं में शुद्ध रुधिर है? तो मैं कहूंगी नहीं, रुक जाओ, आपके शरीर की सारी शिराओं में शुद्ध रुधिर नहीं है। एक शिरा ऐसी भी है जिसमें शुद्ध रुधिर है। जैसे कि एक धमनी में अशुद्ध रुधिर है वैसे ही एक शिरा में शुद्ध रुधिर है। तो आपसे कोई पूछ ले कि चल बेटा बता कौन सी शिरा ऐसी है हमारे शरीर की जिसमें शुद्ध रुधिर होता है, तो आंसर करके आना फुफ्फुसीय शिरा। तो प्यारे बच्चे, जो फुफ्फुसीय शिरा होती है, फुफ्फुसीय शिरा, इसमें पाया जाता है शुद्ध रुधिर। फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रुधिर होता है। तो फुफ्फुसीय शिरा में कैसा रुधिर होता है? शुद्ध रुधिर होता है। तो फुफ्फुसीय शिरा अच्छे खून से भरी हुई होती है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। फुफ्फुसीय शिरा को बोलते हैं पुल्मेनरी वेन। पुल्मेनरी वेन, तो पुल्मेनरी वेन जो होती है, पुल्मेनरी वेन के अंदर होता है प्योर ब्लड। तो आपको ये चीजें समझ में आई या नहीं, फिर मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, ज्यादा पढ़ाने से ज्यादा जरूरी है जितना पढ़ाया जाए उतना समझ में आए। अब बताओ, ये चीज आप कर दोगे एग्जाम में? कभी भी आपको प्रश्न आए धमनियों का क्या काम, भाई यहां से चीटिंग करोगे, आ जाओ सुनो मेरे साथ साथ चलो। धमनियों का क्या काम? तो धमनियां दिल से खून को बहाकर अंगों तक लेकर जाती हैं। ठीक है, कभी पूछ ले शिराओं का क्या काम? तो शिराएं अंगों से वापस खून को लाकर दिल को देती हैं। तो दोनों का काम समझ में आया, एक दिल से खून अंगों तक दे रही है, एक अंगों से खून वापस दिल को लाकर दे रही है। क्लियर? धमनियों में कैसा खून होता है मेरे साथ साथ रिकॉल करो। धमनियों में हमेशा शुद्ध रुधिर होगा, प्योर ब्लड होगा। मैम कैसा होता है प्योर ब्लड? ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में मिली हुई हो, उसको कहते हैं शुद्ध रुधिर। तो धमनियों में हमेशा शुद्ध रुधिर होता है। तो क्या मैम शरीर की सारी धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है? मैं कहूंगी नहीं, एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रुधिर होता है। तो कौन सी धमनी अशुद्ध रुधिर रखती है? आप बताओगे फुफ्फुसीय धमनी। तो याद रखना, फुफ्फुसीय धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें होता है अशुद्ध रुधिर। ठीक है, चलो शिराओं की बात करते हैं। मैम शिराओं में कैसा खून होता है? तो शिराओं में सदैव अशुद्ध रुधिर होता है। तो क्या मैम सारी शिराओं में अशुद्ध रुधिर होगा? तो मैं बोलूंगी एक को छोड़कर बच्चे, एक शिरा ऐसी है जिसमें शुद्ध रुधिर होता है। कौन सी शिरा ऐसी है जिसमें शुद्ध रुधिर है? तो आप बताओगे पुल्मेनरी शिरा, यानी फुफ्फुसीय शिरा ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर होता है। और मैम अच्छा आपने एक बात नहीं बताई हमें कि आपने शुद्ध रुधिर क्या होता है ये तो बता दिया कि ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो उसको शुद्ध बोलते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अशुद्ध रुधिर कैसा होता है। तो प्यारे बच्चे, ऐसा खून जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो उसको बोलते हैं अशुद्ध रुधिर हम लोग। ठीक है, उसको बोलते हैं अशुद्ध रुधिर। तो अब मेरे ख्याल से आप सभी के दिमाग में एक इमेज बन चुकी होगी कि क्या धमनियां होती हैं और क्या शिराएं होती हैं। ठीक है,
चलो अब आगे बात करते हैं। आगे आपके और भी डाउट है कि मैम जो धमनियां हैं या जो शिराएं हैं ये कहाँ से या ये कहाँ कहाँ मिलती हैं, ये सारे डाउट मैं आपके क्लियर करूंगी। पहले सुनते चलो चीजों को, ठीक है। आ जाओ, अब धमनी के बारे में और बातें सुनो भाई। धमनी जो होती है ना, ये आपकी त्वचा की गहराई में होती है। धमनियां आपको दिखाई नहीं देंगी। अगर मैं कहूँ दिखा अपनी धमनी दिखा, तो कहीं आपको धमनी दिखाई नहीं देंगी। धमनियां आपकी त्वचा की गहराई में है। तो लिख सकते हो त्वचा की गहराई में होती है, त्वचा की गहराई में होती है बेटा, ठीक है। तो धमनियां हमारी त्वचा की गहराई में होती है। क्लियर? डीप टू स्किन होती है, डीप टू स्किन। धमनियां हमारी त्वचा की गहराई में है बेटा। जबकि शिराओं की बात करें तो शिरा आपकी त्वचा की सतह पर पाई जाती है। तो शिरा कहाँ होती है? त्वचा की सतह पर होती है, त्वचा की सतह पर, ठीक है। जो आपकी त्वचा है त्वचा की सतह पर पाई जाती है, सतह पर पाई जाती है। तो ये आपकी त्वचा की सतह पर पाई जाती है। तो लिख सकते हो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्किन। तो आपकी स्किन की सरफेस पर होती है, ये आपकी त्वचा की सरफेस पर। इजीली इनको देख सकते हो, देखो नीली नीली सी जो दिखाई दे रही है ये तो ये है तुम्हारी शिराएं। तो ये ऊपर है एकदम त्वचा के, इसलिए आपको दिखाई दे जाती है। क्लियर हो गई बात? चलो अगला पॉइंट। अगर हम धमनी की बात करते हैं तो धमनियों में प्यारे बच्चे ब्लड का प्रेशर हाई होता है। तो धमनियों में जो खून बह रहा है ना, उच्च रक्तदाब होता है यहाँ पर, उच्च रक्तदाब, ठीक है। यहाँ पर उच्च रक्तदाब होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है यहाँ पर, हाई ब्लड प्रेशर। धमनियों के अंदर जो खून बहता है ना, वो बड़ी दबाव के साथ, बड़ी तेजी के साथ बहता है। जबकि शिराओं में खून धीरे 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 बहेगा। तो शिराओं के अंदर जो प्रेशर होता है वो कम होता है। तो यहाँ पर बताना कि यहाँ होता है निम्न रक्तदाब, यहाँ पर निम्न रक्तदाब है प्यारे बच्चे। लो ब्लड प्रेशर होता है, यहाँ पर लो ब्लड प्रेशर होता है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर होता है लो ब्लड प्रेशर। क्लियर? आपके डाउट क्लियर होते जा रहे होंगे भैया, ठीक है। लोगो हटवा दूंगी मेरे प्यारे बालक, लोगो बिल्कुल हटवा दूंगी, ठीक। अब चलें आगे। हाँ, अब एक बच्चे का डाउट कि मैम ब्लड कैसे डोनेट करते हैं। तो हमेशा ब्लड आपकी शिराओं से ही डोनेट होता है। कभी देखा है जब तुम डॉक्टर के जाते हो तो डॉक्टर ऐसे तुम्हारी नस देखता है, ऐसे करके, ऐसे मोड़ के हाथ को ऐसे देखता है कि वो देखता है कि नस कहाँ है, उसी में इंजेक्शन लगाता है और उसी नस से खून को निकालता है। तो हमेशा जब भी खून किसी को दोगे या खून आप किसी से लोगे तो उसको आपकी शिराओं के माध्यम से ही आपके शरीर में पहुंचाया जाएगा। तो आगे बात कर लेते हैं। आपको कभी भी पूछे कि जब भी हमारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है, जब भी हम अपना बीपी मापते हैं, तो वो ब्लड प्रेशर किसका होता है? धमनी का होता है या शिरा का होता है? तो जब भी आप ब्लड प्रेशर मापोगे ना, वो प्रेशर हमेशा आपके शरीर की धमनी का होता है। तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए हमेशा धमनियों का प्रेशर लिया जाता है। एग्जाम में कभी भी प्रश्न आएगा कि जब भी हम अपना रुधिर दाब मापते हैं तो ये रुधिर दाब किसका होता है? धमनी का, शिराओं का, दोनों का या केशिकाओं का? ऐसे प्रश्न आ जाएगा। तो आप बताओगे कि ब्लड प्रेशर का संबंध हमेशा धमनियों से होता है। तो लिख लीजिएगा रुधिर दाब का संबंध, लिख लीजिएगा भाई रुधिर दाब का संबंध, रुधिर दाब का संबंध धमनियों से होता है, ठीक है, धमनी से होता है। तो रुधिर दाब जब भी मापा जाएगा तो वो धमनियों का ही दाब लिया जाएगा। तो लिख सकते हो ब्लड प्रेशर इज रिलेटेड टू आर्टरी। तो रुधिर दाब का संबंध हमेशा आर्टरी से होता है, धमनियों से होता है। समझ में आ गई बात? तो मैम शिराओं से क्या होता है? शिराओं से हम हमेशा रुधिर को डोनेट करते हैं। तो शिराओं से रुधिर दान किया जाता है, शिरा से रुधिर दान किया जाता है, रुधिर दान किया जाता है। बात समझ में आ रही है ना? तो शिराओं से रुधिर दान किया जाता है,
तो कभी भी पूछे रुधिर दान किससे करते हैं, तो रुधिर दान करते हैं शिराओं से। तो ब्लड डोनेट जो करते हैं, ब्लड डोनेट फ्रॉम वेन, तो हम वेन से ही ब्लड डोनेट करते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि मैम शिराओं में तो गंदा खून होता है, तो क्या हम गंदा खून दे देते हैं? 1600 बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम जो था, जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको 1628 में विलियम हार्वे ने खोजा था। ठीक है बेटा, 1628 में विलियम हार्वे ने। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं कि मैम जो शिराएं हैं उनसे हम ब्लड जब डोनेट करते हैं, तुम सारे के सारे बच्चे मेरी बात तो सुनते नहीं हो, अपनी अपनी गाते रहते हो। तो थोड़ी देर थम जाया करो, थोड़ी देर मैडम को भी समझाने दिया करो। तुम्हारे अपने ही डाउट रहते हैं, बड़ा धड़ कमेंट चल रहे हैं तुम्हारे। मुझे जो बच्चा जेन्युइन डाउट भी पूछ रहा है ना, जेन्युइन कमेंट भी अगर कोई बच्चा कर रहा है और कोई डाउट पूछ रहा है, मुझे वो भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि लगातार मुझे लग रहा है तुम क्लास में ना नोट्स बनाते हो ना तुम चीजों को ध्यान से सुनते हो, बस तुम्हारी उंगलियां ऐसे चलती रहती हैं कीपैड पर, भैया टट कमेंट करते रहते हो, दौड़ते ही रहते हैं तुम्हारे कमेंट सारे के सारे। 1 मिनट के लिए, जो 1 सेकंड के लिए तुम्हारे कमेंट्स रुकते हो, ऐसा लगता ही नहीं कि हाँ तुम पढ़ रहे हो आराम से बैठकर चीजों को समझ रहे हो। ऐसा लगता है तुम अपनी राम धुन में हो सारे के सारे। तुम्हारे दिमाग में बस क्वेश्चन चल रहे हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। जो मैं पढ़ा रही हूँ वो तुम्हारे दिमाग में आ भी रहा है या नहीं? सारे के सारे तुम एकदम एक्सप्रेस बने पड़े हो। दिल किधर होता है भैया, मैंने जब तुम्हें अभी अभी बता दिया मेरे लाडलो, मेरे, तुम इंडियन आर्मी में जाने वाले हो, तुम्हारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। तुम्हारे अंदर सबसे जो जरूरी काम है वो है धैर्य। धैर्य रखो। मैंने कहा ना कि मैं आपको दिल अभी अभी पढ़ाऊंगी, मैं आपको हृदय के बारे में पढ़ाऊंगी, लेकिन हृदय को पढ़ने से पहले इनको पढ़ लो, क्योंकि तभी तुम्हें दिल अच्छे से समझ में आएगा। तो दिल के बारे में सारी बातें तब करेंगे ना जब मैं आपको दिल पढ़ाऊंगी। दिल के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। दिल हमारा ना लेफ्ट में है ना राइट में, दिल सेंटर में होता है। दिल का वजन कितना है, 300 ग्राम। मैं तुम्हें सब चीजें बताऊंगी, तो पहले तसल्ली रखो। ठीक है भाई, चलो पहले पढ़ो चीजों को, पहले समझो बेटा, एक एक पॉइंट को मुझे समझाने दो, उसके बाद अगर कोई डाउट आता है फिर पूछना, है ना। तो एक एक पॉइंट को पहले मुझे लिखवाने तो दो। हो सकता है जो पॉइंट तुम्हारे दिमाग में आया हो वही पॉइंट मैं अगला लिखवाने वाली हूँ, तो तब तक तुमने टाइप कर दिया और वो बात मैं बोलकर भी निकल गई और तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आया। ये दिक्कत होती है फिर। तो इसीलिए समझो और कमेंट्स पर कम ध्यान दो। पढ़ने वाला बच्चा कभी भी कमेंट नहीं करता। जैसे हम पढ़ते थे ना, तो हम सिर्फ जो मैडम बोल रही है और जो लिखवा रही है उसको ध्यान देते थे, क्योंकि हमें ऐसा लगता था तब तक हम कमेंट कर रहे हैं, तब तक टीचर पता नहीं क्या बोल गया, क्या इंपॉर्टेंट चीज बोल गया जो हमारी मिस हो गई। फिर बैक कर देखते थे। तो इससे अच्छा समझो, चीजों को समझते चलो, ठीक है। और बाकी फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो टेलीग्राम ग्रुप आपका है ही, है ना। चलो, क्लास बिल्कुल लाइव चलती है, रिकॉर्डेड क्लास वाली बात तो तुम भूल ही जाओ बिल्कुल। क्योंकि प्यारे बच्चे, अगर मैं 1 घंटा यहाँ खड़े होकर सिर्फ कमेंट ही पढ़ती चली जाऊंगी तो सोचो सिलेबस कैसे होगा। सिलेबस रह जाएगा आप लोगों का, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर पढ़ाना भी बहुत जरूरी है, तभी तो सिलेबस हो पाएगा ना प्यारे बच्चों। चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं अब हम। तो अब आपने पढ़ लिया कि जो धमनियां होती हैं ये हमारे रुधिर दाब को बताती हैं और शिराओं से रुधिर दान करते हैं। अब एक डाउट था कि शिराओं में तो मैम गंदा खून होता है, तो क्या हम गंदा खून ही डोनेट करते हैं? तो हाँ प्यारे बच्चे, गंदा खून होने का मतलब है कि उस खून में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो वो तो आपके शरीर में भी है भाई, अभी भी तो आपकी वेन्स में गंदा खून ही दौड़ रहा है क्या, है ना। तो गंदा खून ही है, वो आपके लिए कुछ दिक्कत कर रहा है क्या? कुछ नहीं, क्योंकि आपके फेफड़े जितने भी आपके खून में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालते रहते हैं। तो जिस व्यक्ति का खून आपको चढ़ाया जाएगा उसके खून में भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो आपके फेफड़े उसको अपने आप बाहर निकाल देंगे। तो खून इम्प्योर ही चढ़ाया जाता है, गंदा खून। लेकिन गंदा खून ऐसा खून नहीं होना चाहिए कि उसमें एड्स है, उसमें डेंगू का वायरस है या उसमें हेपेटाइटिस का वायरस है, ऐसे नहीं फिर वो होना चाहिए। क्योंकि डेंगू वाला, हेपेटाइटिस वाला व्यक्ति, एड्स वाला व्यक्ति कभी ब्लड डोनेट ही नहीं कर सकते। इसीलिए खून देने से पहले खून की जांच जरूरी होती है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे और मैं आपको एक और फैक्ट है जो धमनी और शिराओं के बारे में बताने वाली हूँ। अगर हम बात करते हैं बेटा धमनी की और अगर हम बात करते हैं शिरा की, ठीक है, तो जो धमनी होती है, जो हमारी आर्टरी होती है और जो हमारी वेन होती है,
इनके बारे में एक एक पॉइंट और है कि धमनियों में कभी भी कपाट नहीं होते। तो लिख लीजिएगा, कपाट नहीं पाई जाती, कपाट नहीं पाई जाती। मैम कपाट क्या होती है? कपाट होती है बेटा दरवाजे जैसी संरचना, वॉल्व। ठीक है, वॉल्व आर नॉट प्रेजेंट। तो धमनियों में कभी भी वॉल्व नहीं होती है। मैम वॉल्व जैसे कि मान लो ये तुम्हारी धमनी है भाई, मान लो ये तुम्हारी धमनी है, ठीक है। अब धमनी में बड़े प्रेशर के साथ खून आता है, ऐसे बहुत तेज प्रेशर के साथ खून आ रहा है। तो मैंने बताया था ना धमनियों में तेज प्रेशर के साथ खून आता है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई रुकावट जैसी संरचना आ गई, ऐसे कोई दरवाजे से बन गए ऐसे ऐसे बीच में, ऐसे ऐसे। अब इनसे जैसे ही खून टकराएगा तो भाई प्रेशर के साथ आ रहा है, खून जैसे ही यहाँ टकराएगा तो भैया ये धमनियां फट सकती हैं और खून बाहर निकल सकता है। और इसको ऐसे समझो जैसे तुम बड़ी स्पीड में भाग कर आ रहे हो और तुम्हारे सामने एकदम से कोई आ जाए तो तुम उसे बड़ी तेजी के साथ टकराओगे, है ना, दोनों को चोट लगेगी। वैसे ही आपकी धमनियों में बीच बीच में दरवाजे जैसी, कपाट जैसी संरचनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि धमनियों में बड़े प्रेशर के साथ खून बहता है। तो अगर आपके प्रेशर के साथ बीच बीच में कोई रुकावट जैसी चीज आ गई तो धमनियां फट सकती हैं। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं शिराओं की तो इनके अंदर कपाट पाई जाती है, कपाट पाई जाती है भाई। तो धमनियों के अंदर कपाट पाई जाती है। क्लियर? तो लिख लीजिएगा वॉल्व, वॉल्व्स आर प्रेजेंट। इनके अंदर भाई क्योंकि प्रेशर कम होता है, ब्लड का प्रेशर कम होता है। मान लो ये तुम्हारी धमनी है, इसमें खून बड़े आराम आराम से जा रहा है, बड़े आराम आराम से जा रहा है, तो बीच बीच में इनके कपाट भी आपको देखने को मिलेंगे, बीच बीच में ऐसे दरवाजे भी देखने को मिलेंगे जिनसे होकर रुधिर आगे की तरफ को बढ़ेगा। तो प्यारे बच्चे इनके बीच में आपको कपाट मिलेंगे। जैसे आप बड़े आराम से जा रहे हो, सामने कोई चीज आ गई तो आप रुक जाओगे, क्योंकि आप बड़े आराम से जा रहे हो, आपको दिख गया कुछ सामने आ गया, आप रुक जाओगे, चोट नहीं लगेगी। वैसे ही धमनियों में खून धीरे धीरे बह रहा है तो बीच में अगर कोई रुकावट आ भी जाती है, शिराओं में खून धीरे धीरे बह रहा है तो बीच में कोई रुकावट आ भी जाती है तो आपकी धमनी शिराओं पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर? चलो भाई आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। अभी भी कुछ बच्चे ज्योग्राफी की क्लास को ही लेके बैठे हुए हैं। बेटा संडे में क्लासेस नहीं चलती हैं, मैंने बताया ना प्यारे बच्चे कि मुझे अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 1665 में तो प्यारे बच्चे आपकी कोशिका की खोज हुई थी, 1665 में कोशिका की खोज हुई थी। 1628 में प्यारे बच्चे रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज हुई थी। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आगे बात करेंगे। एक और पॉइंट यही समझा देती हूँ। धमनी की जो दीवारें होती हैं, मान लो ये धमनी की दीवारें हैं, ये धमनी की दीवारें हैं, ये बहुत मोटी होती है। तो धमनी की जो दीवार होती है, धमनी की दीवारें मोटी होती हैं बेटा। धमनी की दीवारें कैसी होती हैं? मोटी होती हैं, थिन होती हैं। तो धमनी की दीवारें कैसी होती हैं? थिन, थिन वॉल होती है धमनी की। जबकि शिराओं की जो दीवारें हैं ये पतली होती हैं, शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। ठीक है, तो शिराओं की जो दीवारें हैं वो पतली होती हैं बेटा, शिराओं की दीवारें थिक होती हैं। उल्टा लिख दिया मैंने, इसको थिक करना, थिक। ठीक है, और यहाँ लिख लेना थिन। तो शिराओं की दीवारें थिन होती हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो शिराओं की दीवारें थिन होती हैं, पतली होती हैं, और धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं, थिक होती हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो अब हो चला है टाइम। तो अब सभी प्यारे बच्चे क्लास को बहुत अच्छे से एक बार देख लेंगे और क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाए हैं उनको पढ़ लीजिएगा। कल मैं आप लोगों को दिल के बारे में अब चीजें बताऊंगी। ठीक बेटा, समझ में आ गई चीजें, है ना? कमेंट मुझे सबके दिखते हैं, बस मैं इसीलिए रिप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि स्पीड में बहुत तेज भागते हैं, निकल जाते हैं बार बार। एक का देखती हूँ तब तक दूसरे का निकल जाता है, पूरा पढ़ भी नहीं पाती हूँ। तो बेटा टाइम हो चला है। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।